अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। यार मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। तो भाई स्टार्ट करते हैं, जब तक अपने दूसरे लोगों को मतलब दूसरे हजरात को भी बुला ली। सर अब तो प्रोजेक्ट ऑनलाइन ही होगा ना। हार्डवेयर बनाने की तो जरूरत नहीं है ना। हार्डवेयर क्यों नहीं बनाने की जरूरत है? जिस आप हार्डवेयर बनाएंगे, आप उसकी जो ऑनलाइन जो होती है ना, क्या कहना चाहिए, प्रोजेक्ट सबमिशन या प्रोजेक्ट वाइवा जो होगा ना, वो ऑनलाइन होगा। सर इससे अच्छा सॉफ्टवेयर बेस ही ले ले सबका अलग नहीं, अलग। सॉफ्टवेयर बेस नहीं ले सकता। सॉरी। चलो जी, स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ही काफी देर हो चुकी है। अभी जो ये लैब करवा रहा हूँ, दैट इज लैब नंबर 13। लैब नंबर 13, अगर तुम बुक में मतलब यानी कि मैनुअल्स को देखोगे तो मैग्नेट उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम। उसके लिए, इस सिस्टम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पीआईडी डिजाइन करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये कुछ इस तरीके से है। लेकिन अ, अभी हम लोग जो इसमें जो तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग रूट लोकस मेथड। इससे पहले पीआईडी को ट्यून करने के लिए आपने जो मेथड देखा था, वो देखा था जीग्लर निकोलस। उसका एक प्रोसीजर था। उस प्रोसीजर को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास अचीव होते थे, और उन कंस्ट्रेंट्स को कुछ फॉर्मूलेज में पुट करने के बाद हम लोग के आई, के पी और के डी की वैल्यूज मालूम करते थे। ऐसा ही था। तुम लोग यहाँ पे मौजूद भी हो या नहीं? यस सर। चलो, अल्लाह मालिक है भाई। तुम लोग, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, लेकिन ये भाई ये लैब कंप्लीट करनी है। एक तो ये वाली लैब है, इसके बाद तीन और हैं। उसके बाद जुमेरात को इंशाल्लाह एक लैब हम और कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद उसको उसी वक्त नहीं कंप्लीट करके लैब मैनुअल उसी वक्त उसी जगह सबमिट कर देंगे। उससे होगा क्या, आपके पास जो लैब मैनुअल वाला जो टारगेट है आपको पूरा हो जाएगा। और रहा लैब एग्जाम्स और लैब प्रोजेक्ट की बात, तो लैब प्रोजेक्ट जो होगा वो हार्डवेयर बेस्ड होगा। लैब प्रोजेक्ट के अंदर आप कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जो एप्लीकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करोगे। गो टू द इंटरनेट, सर्च कंट्रोल सिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट्स फॉर अंडरग्रेड। वहां पर आप लोगों को कुछ हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि सेल बैलेंसिंग रोबोट हो जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट हो जाएगा, बॉल एंड बीम हो जाएगा, पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक क्या कहना चाहिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इसके साथ साथ सीसो सिस्टम विद ऑटोमेटिक सीसो सिस्टम, तो उसमें कुछ सारी ये केपी की डीज वगैरह को इस्तेमाल करते हुए
आप उन सिस्टम्स को एक डिजायर्ड सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन करते हो। सो वाइवा और प्रोजेक्ट सबमिशन कुछ इस तरीके से होगी। आपने प्रोजेक्ट की जो डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो है वो सेंड करनी होगी। जैसे कि पिछली दफा नाहिल ने एक रोबोट बनाया था यूजिंग ब्लूटूथ कंट्रोलर, जिसके अंदर मोटर से रिलेटेड मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल की थी उसने मोबाइल के जरिए से। उसकी जनाब ने एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दी थी लाइव, जिसके और उसके बाद उनका वाइवा हुआ था एंड देन उसके बाद उनका जो प्रोजेक्ट था वो कम्प्लीटली वैल्यूएट हो गया था। इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपना प्रोजेक्ट जो होगा वो सबमिट करना होगा। प्रोजेक्ट के हवाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई अभी? तो सर नहीं तो सर। लैब करनी है इसके बाद प्रोजेक्ट का। अब चलो लैब स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग आ चुके हैं, जो आ गया बहुत अच्छा, जो नहीं आया रिकॉर्डिंग जो होगी वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां से तुम लोग देख लेना। हम लोगों ने देखा था कि अगर लेट सपोज अगर मुझे कोई भी किसी भी सिस्टम के अंदर पीआईडी इंप्लीमेंट करना है तो यूजिंग सिमुलिंक डायग्राम, कुछ उसकी जो ब्लॉक डायग्राम होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक अदद हमारे पास समर होता है, एक अदद हमारे पास पीआईडी का बॉक्स होता है, और एक अदद हमारे पास सिस्टम सिस्टम की जो करंट वैल्यू आ रही थी जिसको हम लोगों ने सीवी कहा था, वो फीडबैक के तौर पे हमारे पे आ रही होगी। ये हमारे पास सेट पॉइंट था और यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा, एक एरर जनरेट हो रहा था। फिर इसके अंदर ये पीआईडी है, जब इस पीआईडी को देखते थे तो ये पीआईडी के अंदर कुछ वैल्यूज होती थी, केपी, के आई, के डी। हमें ये केपी, के आई, के डी की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे? यूजिंग रूट लोकस। अब रूट लोकस क्या है? रूट लोकस कहते हैं हम लोग पाथ ऑफ रूट्स एज अ फंक्शन ऑफ गेन। अब ये रूट्स किसके होते थे? ये रूट्स होते थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, जिसको हम लोग सीई कहते हैं। रूट लोकस प्लॉट करना आप लोगों को आता है, तो अब हम लोग जब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली एक इसकी जो डमी एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे, और एट द एंड इसका आपको एक टास्क मिलेगा, और उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए पीआईडी को डिजाइन करना है। यहाँ तक बात सारी क्लियर? यस। चले जी, दिस इज पेज नंबर 1। अब पेज नंबर 2 पर आ जाते हैं। सो डमी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से कि एक अदद मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है 10 s+1 s+2। ठीक है, ये एक ट्रांसफर फंक्शन है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, पीआईडी, इस सिस्टम के लिए हमें पीआईडी डिजाइन करना है, और उस पीआईडी के अंदर कुछ उसने क्या की कंस्ट्रेंट्स दिए हैं कि सिस्टम का जो सेटलिंग टाइम होना चाहिए, जिसको हम लोग टीएस कह रहे हैं, वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। और सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल शूट्स हैं, यानी कि अब हर सिस्टम के अंदर ओवर शूट्स तो आती हैं, तो ओवर शूट्स की जो उसने कंडीशन रखी है वो ये रखी है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5%। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन कर दिया है। और सिस्टम के अंदर स्टेडी स्टेट एरर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो दीज आर द प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स। अकॉर्डिंग टू दीज कंस्ट्रेंट्स यू नीड टू डिजाइन अ पीआईडी कंट्रोलर फॉर सच सिस्टम। स्टार्ट करें भाई? यस सर। जी सर। चले जी, तो ये इसका सोल्यूशन हो चुका है स्टार्ट। सोल्यूशन मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होगा, फाइंड द डिजायर्ड पोल। सिस्टम के जो डिजायर्ड पोल्स हैं वो हमें मालूम करने होंगे। अब इसके अंदर जब जैसे कि ये मेरे पास एक ओपन लूप सिस्टम है, इस ओपन लूप सिस्टम के अंदर जब इसके पोल्स प्लॉट करूंगा तो वो तो हो जाएंगे एक्चुअल प्लॉट, लेकिन ये टीएस ओवरशूट्स की मदद से हमारे पास क्या आती है, कुछ डिजायर्ड आएगा, बिकॉज ये जो चीज है हमारी, ये क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज हमें क्या मालूम करने होंगे, डिजायर्ड पोल्स मालूम करने होंगे। सो डिजायर्ड पोल्स जो होते हैं
वो बराबर होते हैं हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं पोल्स S1 और 2, इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, या आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, डिजायर्ड पोल्स लिख के भी इक्वेट कर सकते हो। अब ये डिजायर्ड पोल्स बराबर होता है हमारे पास जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. So this is the thing that we desired in this desired pose equation. एक चीज अननोन हमारे पास ये है और एक चीज हमारे पास अननोन क्या है, ये है जीटा और ओमेगा एन. अब ये जीटा और ओमेगा एन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, एनी गैसेस? सर जीटा तो कॉस थीटा से आ जाता है ना या सर जीटा कॉस ओवरशूट थीटा से, वाली वैल्यू? नहीं नहीं, वो तो फिर डिपेंड हो एग्जैक्टली जाता है। एग्जैक्टली. सर ओवरशूट से हाँ फॉर्मूले से निकाल लें। एग्जैक्टली. तो ओवरशूट्स का फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास? वो सर उसका एल एन लेके ना, वो इज इक्वल टू 1 हाँ डिवाइड बाय कुछ होता है। सही है, सही है. चले सही है, माना. एक चीज होती है इसके अंदर, परसेंटेज ओवरशूट जो होती है वो बराबर होती है किसके, ई की पावर माइनस, यानी कि एक्सपोनेंट माइनस पाई जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा का स्क्वायर. ऐसे ही था, मल्टीप्लाई बाय 100. जनाब ऐसे ही है ना. अब परसेंटेज अगर हमारे पास 5% गिवन है और हमें पता है कि ई एक्स पी माइनस पाई जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसको इससे काटा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0.5 इक्वल टू ई एक्स पी माइनस पाई जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर. अब मुझे चाहिए जीटा, दोनों तरफ ले लूंगा ln. जब मैं ln ले लूंगा तो उस सूरत सर ये में मेरे पास 0.05 नहीं होगा 5%? 5%, 0.05 होगा. 5%, 5 डिवाइड बाय 100 कितना होता यस है? सर 0.05 होता है। 0.05. बस चलो 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 सही है. तो ये 0.05 हो गया, ठीक है. ठीक है जनाब. अब मुझे बताइए ln 0.05 इक्वल टू, इसके साथ जब करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का पाई जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ln 0.005 किसके बराबर होता है? सर परसेंटेज तो हटा दिया था ना, तो -3 फिर 0.05 क्यों किया, सिर्फ 5 ही ले लेते. कुछ कहा? -3 सर ln 0.05 कितना आ रहा है? -3 -3 आ रहा है पक्का? सर -2.99. -2.995 है 53 हो गया। चलो सही है, 3 कर देते हैं. सो भाई जब नेक्स्ट स्टेप किया तो ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से, 3 इक्वल टू पाई जीटा 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर है. क्योंकि माइनस के ऊपर पाई के ऊपर ही माइनस था, ये जो 3 था इसके साथ भी माइनस था, माइनस से माइनस कट गया. अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा. सो किस तरीके से कर सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, जीटा स्क्वायर हो गया, और नीचे वाले के साथ ये हो जाएगा 1 माइनस जीटा का स्क्वायर. अब इसको इक्वेट वगैरह करो, डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ क्या आना चाहिए. स्कूल के अंदर 9 हो जाएगा. यहाँ से कॉमन क्या आया, जीटा का स्क्वायर आया, 9 आया, माइनस तो ये प्लस का पाई स्क्वायर, यहाँ से ये कटा, 9 प्लस पाई स्क्वायर अंडर रूट. बताना भाई इसका आंसर क्या आएगा.
0.69। कितना आ रहा है? 0.69। चले जी, बेहतरीन। अब बात करते हैं सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम किसके बराबर होता है? सेटलिंग टाइम बराबर होता है हमारे पास, टी एस बराबर होता है 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। जीटा यहाँ से पता लग गया, सेटलिंग टाइम 0.1 सेकेंड है, तो ओमेगा एन पता लग जाएगा। तो मुझे बताना भाई ओमेगा एन की वैल्यू क्या आएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.69 मल्टीप्लाई बाय 0.1। 57.91। 57.91 एग्जैक्टली। 57.91887722। चलो सर 57.91 है ना, तो इसको 58 कर देते हैं। चलो ओमेगा एन कितना आ गया हमारे पास? 58 आ गया। ठीक है। अब उसके बाद डिजायर्ड पोल्स किसके बराबर थे हमारे पास? सो दिस वाज द डिजायर्ड थिंग व्हिच वाज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा एन जे 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। सो भाई जीटा ओमेगा एन 0.69 मल्टीप्लाई बाय 58 माइनस का प्लस माइनस जे ओमेगा एन कितना है हमारे पास? 57 58 अंडर 58। रूट 1 माइनस 0.69 का स्क्वायर। तो डिजायर्ड पोल्स बताइएगा किसके बराबर है? बल्कि यहाँ पे ही रखता है, बताना। इस पूरे को सॉल्व करो, क्या आता है? 0.69 मल्टीप्लाई बाय 58 कितना होता है? इसका 40। किसका होता है? माइनस का 40। अच्छा जी। फिर उसके बाद इसका बताना। 58 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 1 माइनस 0.69 के स्क्वायर के। 41.98। 41.98 तो ऑलमोस्ट 42 के बराबर हो गया। ओके। सही है। सो राउंड ऑफ इतना चलता है, इतना चलता है, इतना राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। सो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास जो डिजायर्ड पोल्स आ रहे हैं ना, वो कुछ ये आ रहे हैं कि S12 जो आ रहे हैं मेरे पास, वो आ रहे हैं -40 प्लस माइनस J42। राइट। अब हम करेंगे क्या? रूट लोकस प्लॉट करेंगे रफली। ये हमारे पास रूट लोकस है। अब यहाँ पे मैं इन डिजायर्ड पोल्स को, बल्कि नहीं, पहले सिस्टम के जो एक्चुअल पोल्स हैं उनको प्लॉट करता हूँ। सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर था? ट्रांसफर फंक्शन हाँ, सिस्टम का एक्चुअल सिस्टम जो ट्रांसफर फंक्शन था टेन S+1 अपॉन S+2। ठीक है, ये था सिस्टम था ना ये। इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया। अब इस सिस्टम के अंदर गौर से देखें तो S+1 S+2 ये क्या है? सिस्टम के पोल्स हैं। जी। -1 और -1। सॉल्व करेंगे, -1 पे आ गए यस सर। और -2 पे आ गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिजायर्ड पोल्स को भी प्लॉट करेंगे, यानी कि जो डिजायर्ड पोल्स आ रहे हैं ना, इसको भी प्लॉट करेंगे। तो डिजायर्ड पोल्स कहाँ पे आ रहे होंगे? एक कोई -40 पर आ रहा होगा। सही है। क्या आ रहा होगा? एक -40 पर आ रहा होगा। और इसकी जो ये वाली जे लोकेशन है, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो समझो -40 पोल यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, बल्कि पोल कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है। ये एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर, एक पोल यहाँ पर। ठीक है जनाब, ऐसा ही है। -42 पे भी तो आएगा ना, 2 पोल बनेंगे ना। हाँ, चलो बना ली। अब सही है। ठीक है, अब पोल बन चुके हैं। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव होता है। जब हम लोग ये इस सिस्टम के अंदर, जब ये फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ पीआईडी यूजिंग रूट लोकस मेथड, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव वाले को अज्यूम करते हैं। सिर्फ वो सिर्फ किसको करते हैं? पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। ठीक है जनाब।
आपने पोल्स वगैरह आपने प्लॉट कर दिए और ये सब चीजें हमारे पास क्या आ चुकी हैं, राइट। उसके बाद हम लोग ने पीआईडी की जो वैल्यूज मालूम करनी है, तो इस पीआईडी की वैल्यूज जो होती हैं, यानी कि बेसिकली अगर पीआईडी है यूजिंग रूट लोकस मेथड, बेसिकली जिकलर निकोलस मेथड के अंदर जो पीआईडी होता है उसके अंदर 4 वैल्यूज आती हैं, आप सिंपल से बॉक्स में पुट करते हो, आंसर आ जाता है। यानी कि केपी, केआई और केडी की वैल्यूज आप मालूम करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है। बट इन रूट लोकस मेथड, जब ये पीआईडी के बॉक्स को आप एक्सपेंड करोगे ना, तो इसका एक कुछ ना कुछ क्या आता है, ट्रांसफर फंक्शन आता है, वो बराबर होता है एस प्लस ए एस प्लस बी अपॉन एस के। ठीक है जनाब। ये समझ में आया, जिसमें से ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है, ये हमारे पास यानी कि ये और ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, अगर इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिखूं तो ये बेसिकली पीडी कंट्रोलर बनता है। और एच प्लस बी जो होता है ना, ये क्या होता है, इसका आई होता है। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, पीआईडी बन जाएगा। सही। अब उसके बाद ये जो एच प्लस बी है ना, इसके अंदर जो बी की जो वैल्यू होती है ना, वो इंतहाई कम होती है। इस बी की जो वैल्यू होती है वो इंतहाई कम होती है, जिसकी वजह से इस सिस्टम की वजह से इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है सिस्टम के अंदर। कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। लेकिन ये पीआईडी का जो बॉक्स है या इस पीआईडी का जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये आपको समझ में आया। जी सर, आ गया। चले जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, एक चीज और थी, अब करेंगे क्या कि ये जो हम लोगों ने ये जो हमने रूट लोकस बनाया है ना, इस रूट लोकस के हम लोग क्या मालूम करेंगे, एंगल्स मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, एंगल्स मालूम करेंगे। कैसे मालूम कर सकते हैं कि हम लोगों ने करना ये होगा, रूट लोकस पर दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके अंदर हमारे पास एक पोल यहाँ था, एक पोल यहाँ था और एक पोल कुछ यहाँ डिजाइड था, जिसमें ये 42 था, ये यहाँ से क्या आ रहा था, 40 आ रहा था। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस डिजायर्ड पॉइंट से, और लेट सपोज इस चीज के अंदर ये जो a है, अगर s प्लस ए है, तो मैं इसके बाद क्या करूंगा, इस s प्लस ए को भी प्लॉट करूंगा, यानी कि प्लॉट s प्लस ए इन रूट लोकस। अब ये s प्लस ए होगा कहाँ पर, बेसिकली ये s प्लस क्या है, एक जीरो है, ये क्या है, सर आप एक बना जीरो। किस पर है? क्या मतलब, सर मतलब ये क्या रूट लोकस तो हम पहले से बना रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे कहाँ ये ट्रांसफर एनालिटिकली फंक्शन बना हमें रहा हूँ। गिवन था, हम उस पर। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, सवाल सही तरीके से पूछो, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ तुम्हारे सवाल में, उससे ज्यादा तुम मुझे इस चीज में कंफ्यूज लग रहे हो आप। सवाल। सर हम रूट लोकस बना रहे हैं ना, सर हम हम्म रूट लोकस बना रहे हैं 10 वाले का। सर जो आपने 10 वाले का वो तो ट्रांसफर बना दिया, फंक्शन बनाया है, हम उसका रूट लोकस करिए, आप s प्लस ए वाला काम इसमें क्यों कर रहे हैं? तो फिर ये प्रोसीजर है। बेसिकली हमें एस के की वैल्यू मालूम करनी है, एस प्लस ए की मालूम करनी है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। ये तीन वैल्यूज मालूम करेंगे तो तब जाके हम लोगों को इस पीआईडी की ये पीआईडी का ब्लॉक हम लगा सकते हैं। ठीक अगर है। मैं इसको सिस्टम के साथ एसोसिएट नहीं करूंगा तो मुझे बताओ इसकी वैल्यूज कैसे आ सकेंगी, नहीं आ सकेंगी। मसला ये आ जाता है कि हम लोग अब ये भी मालूम करना है, अब ये कैसे मालूम करना है, अकॉर्डिंग टू दिस डिजायर्ड पोल ये मालूम किया जाएगा इसकी बिना के ऊपर
विथ कनेक्शन विद द सिस्टम पोल्स। अब सिस्टम के अंदर तो ये क्या होगा, सबको एक जगह प्लॉट करने के बाद इन सब की वैल्यूज मालूम करनी पड़ेंगी हम लोगों को, सही। अब बेसिकली इस s प्लस ए को देखें तो ये a है क्या, सिस्टम के अंदर एक जीरो है, तो इस जीरो का कुछ ना कुछ क्या होता है, एंगल होता है। अब ये एंगल किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, सो बेसिकली इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, इनके एंगल्स मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, एंगल्स। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक जीरो है, जीरो को हम रूट लोकस में ऐसे प्लॉट करते हैं। अब ये जो जीरो है इस डिजायर्ड पोल के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा होगा, एंगल बना रहा होगा, यानी कि करना ये होगा आप लोगों ने इस डिजायर्ड पोल को लीनियरली हर पोल और जीरो के साथ कनेक्ट करना होगा। यानी कि ये मेरे पास s-1 है, मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसी तरीके से ये मेरे पास डिजायर्ड पोल है, उसको भी क्या कर दूंगा, इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। और एक अदर ये मेरे पास क्या है, जीरो है, इसको भी इसके साथ क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। और अपनी आसानी के लिए मैं करता क्या हूं, एक इमेजिनरी लाइन कनेक्ट कर देता हूं जो कि बिल्कुल इस डिजायर्ड पोल्स को वर्टिकली क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी। यानी कि ये जो पॉइंट है मेरे पास ये क्या है, 40 है। अब हम करेंगे ये कि जो हमारे पास सिग्मा प्लस जे ओमेगा एक्सिस के अंदर जो सिग्मा है, सिग्मा एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एंगल्स ड्रॉ करेंगे। एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा और एक एंगल क्या होगा, ये होगा। इनकी हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अब ये एंगल बना रहा है, एक ये एंगल बना रहा है, एक ये एंगल बना रहा है, एक ये एंगल बना रहा है, पोल एंगल बना रहा है। तो इस पोल एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा P1 कहते हैं। इसी तरीके से ये एंगल जो बना रहा है इसको कहते हैं थीटा P2। इसी तरीके से एक जीरो है, ये एंगल बना रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा Z कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये जीरो कैसे आया, मतलब जीरो प्लॉट कैसे जीरो किया? इस वजह से, जीरो इस तरीके से प्लॉट किया है, बेसिकली आपने इस s प्लस से s प्लस बी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। पीआईडी के मेथड के अंदर सबसे पहले तो आपने क्या किया, डिजायर्ड पोल्स मालूम कर लिए। डिजायर्ड पोल मालूम करने के बाद पुट द डिजायर्ड पोल्स इन द रूट लोकस विद इंक्लूडिंग द सिस्टम पोल्स, सिस्टम के पोल्स के साथ, ठीक है। तो आपने डिजायर्ड पोल को प्लॉट कर दिया। एक मिनट यार, अच्छा जी मौजूद है यहाँ पर। हाँ भाई शुएब मंसूर, तुमने सवाल क्या किया था? सर ये जीरो कैसे प्लॉट किया है? जीरो कैसे प्लॉट किया है, देखो ये जो जीरो आ रहा है ना सिस्टम के अंदर, बेसिकली इसकी कोई ना कोई क्या आ रही होगी, वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। ये वैल्यू आ रही होगी थीटा जी, ठीक है। तुम लोगों को मैंने आरएल टूल इस्तेमाल करना सिखाया था? नो सर। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। तो आरएल टूल के अंदर होता कुछ इस तरीके से है कि लेट सपोज अभी ये जो आ रहा है ना, ये थीटा जी, ये आप मैंने किस तरीके से प्लॉट कर दिया, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मैंने इधर ही क्यों बनाया, 40 के बाद क्यों बनाया, ये है ना सवाल। जी सर यही है। यही है ना सवाल, यही है, एग्जैक्टली यही सवाल है। तो सवाल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ सिस्टम के डिजायर्ड पोल्स कहाँ पर आ रहे हैं, सॉरी सिस्टम के पोल कहाँ आ रहे होंगे, कुछ यहाँ पर आ रहे होंगे, ये -1 और 2। रूट लोकस कहाँ बन रहा होगा, इनके कहीं कुछ बीच में,
ठीक है, इनके कहीं कुछ बीच में। तो जब मैं फॉर द सर्टेन ओमेगा एन, एक सर्टेन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा डी, ये ओमेगा डी के बराबर होती है, जो चीज होती है ना ओमेगा डी के बराबर होती है, और सर्टेन ओमेगा डी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी जो यहाँ पर आ रही होगी। सही है। अभी जब इस ओमेगा डी को प्लॉट करूंगा तो यहाँ कुछ ऐसे करके बन रहा होगा, ठीक है। फॉर दिस ओमेगा डी, ये यहाँ पर सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ यहाँ आ रहा होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ओवरशूट्स वगैरह ज्यादा है। अब मुझे अगर रूट लोकस चेंज करना है, या इसको मैंने और इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कम करनी है, तो उस सूरत में मुझे क्या करना होगा, मुझे सिस्टम के अंदर एक क्या करना होगा, जीरो प्लॉट करना होगा। जब मैं एक जीरो पुट करता हूं तो उस सूरत में रूट लोकस के साथ क्या होगा, रूट लोकस जीरो की तरफ आएगा। यानी कि ये वो जो रूट लोकस पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर बन रहा था, अब ये यहाँ की तरफ खींचा चला आएगा, ये नीचे की तरफ बैंड होगा। नीचे की तरफ बैंड होने की वजह से इसकी ओमेगा एन अब क्या होगी, चेंज होगी। ये क्या होगी, अब चेंज होगी। यस सर होगी। इस चेंज होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। और याद रखो हमेशा एक बात, ये जो हमारे पास जैसे कि अब मेरे पास सिस्टम के अंदर जो डिजायर्ड आ रहा था वो कुछ ये आ रहा था, तो उस जो जीरो होगा ना हमेशा, वो जीरो की जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो इस 40 के बाद ही आएगी, यानी कि इसके यहाँ पर आएगी। तो इस वजह से मैंने थीटा जी वहां पुट किया था। सही है ठीक है ना, सर। समझ में आई? ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये RL टूल पे मैं आप लोगों को सिखा दूंगा इंशाल्लाह। कल हम लोग मिल रहे हैं, कल के जो लैब सेशन है उसके अंदर RL टूल के और कंपनसेटर ये हम कंप्लीट करेंगे, और इस RL टूल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली समझेंगे कि इन सिस्टम का बिहेवियर होता क्या है और होता कैसे। आगे बढ़े, जी सर। चले सर जी। कौन सी लैब करवा रहे हैं आप? अब अभी मैं आया था। लैब नंबर 13 है ये। अच्छा हंजला यासीन भाई, तुम्हारा अगर कोई सवाल है तो असल में मेरे पास चैट बॉक्स है नहीं, मैं समझ मतलब मुझे दिख नहीं रहा, तो मुझे पूछ सकते हो मुझसे कि क्या है प्रॉब्लम। कल जो लैब है ना वो ऑनलाइन होगी, मतलब ऑनलाइन होगी, कैंपस में नहीं होगी। कोशिश यही है कि हम जुमेरात को तुम सबको बुला लें, तो जुमेरात को जब होंगे ना तो उस लैब, वो वाली जो लैब है वो हम फिर लैब नंबर 12 वो ऑन कैंपस ही करेंगे। थर्सडे को तो शुरू में क्लासेस होंगी तो बाद में बुलाएंगे। नहीं, थर्सडे को जो भी क्लासेस होंगी ना वो फिर कैंसिल करेंगे हम लोग, अच्छा। यानी कि उसके लिए फिर कुछ ना कुछ दिन वगैरह बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। क्लासेस तो वैसे ही ऑनलाइन है तो उसमें देर सवेर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो लैब वाला मामला है ना इसमें हम कोई देर नहीं कर सकते। ठीक है। सर सारी लैब इसी हफ्ते जमा करानी है या अगले हफ्ते भी करा सकते हैं? सारी इसी हफ्ते जमा करवानी है। ठीक है। चले जी, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब हमें बेसिकली इन पोल्स के थीटा मालूम करना है। लोगों को ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये थीटा फाइंड आउट करना है। ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, इस थीटा इनकी वैल्यूज मालूम करने के बाद हमारे पास एक चीज आती है, उसकी मदद से मतलब यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग इस थीटा जी को फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। एक रिलेशनशिप होता है रूट लोकस के अंदर, वो रूट लोकस के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, वो ये होता है सिग्मा ऑल थीटाज ऑफ पोल्स माइनस सिग्मा ऑल थीटाज ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एक हमारे पास थिंग होती है या एक इक्वेशन होती है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा P1 पता है, थीटा जी नहीं पता, 180 है। जब सारे थीटा मालूम कर लेंगे तो फिर इससे हमें थीटा जी की वैल्यू पता लग जाएगी इस वाली इक्वेशन से। जी हाँ, पता लग जाएगी। इसको मैं अगर फर्दर एक्सपेंड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा,
एक मिनट। जी, सो मैंने वो जो पिछला पोस्टुलेट था उसको मैं फर्दर क्या करूं, एक्सपैंड करूं, तो कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज पेज नंबर 5। ये इस तरीके से ये आ गया। अब हमें पता है कि थीटा सिग्मा थीटा ऑफ पी माइनस सिग्मा थीटा ऑफ जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास सिस्टम के अंदर कितने पोल्स थे? 2 पोल्स थे। तो थीटा P1 प्लस की साइन थीटा P2। जीरो कितने थे अभी? फॉर दी प्रीवियस रूट लोकस हमारे पास थे एक था, यानी कि थीटा जी इक्वल टू 180 डिग्री। ये पता है, ये पता है, ये पता है, थीटा जी फाइंड आउट हो जाएगा। अब सर हम आपने लास्ट लैब में कहा था कि लैब 3 4 5 का मैं बताऊंगा ऑनलाइन में। अरे मेरे भाई पहले ये तो खत्म करने दो, फिर उसके बाद बता दूंगा ना। पहले ये खत्म कर लो, ये खत्म करने के बाद ये पूरा समझ में आ जाए तो लैब नंबर 3 4 5 6 जितनी भी लैब्स है उसके बारे में पूछ लेना। पहले ये खत्म कर लो, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल इंटेंसिव है। चले जी। अब प्रॉब्लम आती है थीटा P1 नहीं पता, थीटा P2 नहीं पता। अब थीटा 1 और थीटा P1 और P2 मालूम कर सकते हैं। अगेन रीड्रॉइंग दैट रूट लोकस, वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। ये -2 -1, ये कोई जीरो है जिसकी जो कहीं ए पे बैठा हुआ है, और ये मेरे पास सिस्टम का डिजायर्ड है। इससे जो वर्टिकल लाइन आ रही है दैट इज -40। ये इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, ये इसके, और ये कुछ ऐसे। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। ये एक थीटा P1 बन रहा है, ये एक थीटा P2 बन रहा है, ये एक थीटा जी बन रहा है। गौर से देखें मैं करता क्या हूँ, एक इसके अंदर अजम्पशन लेता हूँ। अजम्पशन क्या लेता हूँ? ये गौर से देखो, ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन है। ये क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी हाइपोटेन्यूस है। सो मैं करता क्या हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। गौर से अगर देखो तो सो ये कोई ट्रायंगल आ रहा है जिसमें ये कहाँ बैठा हुआ है? -40 पे बैठा हुआ है। ये जो बैठा हुआ है ये -1 पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरी वर्टिकल वैल्यू सेपरेशन आ रही है दैट इज 42। यहाँ से लेके ये जो पूरी सेपरेशन आ रही है ये कैसे कितनी होगी? ये 39 होगी। ठीक है, हमें मालूम करना है कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल मालूम करना है जो कि क्या, थीटा P1 है। अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए और 180 में से थीटा P1 को मैं माइनस कर दूं, तो मुझे सॉरी इस एंगल को मालूम कर माइनस कर दूं, थीटा P1 आ जाएगा क्या मेरे पास? जी सर। यस सर। सो जी हम लोग क्या करते हैं, थीटा P1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 42 अपॉन 39, ये आ जाएगा 180 माइनस, इस तरीके से आ जाएगा। ये समझ में आया ये क्या किया मैंने? ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, चलो और इसको मैं काटता हूँ, फिर दोबारा लिख देता हूँ कि अगर मुझे ये थीटा मालूम करना है तो ये थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 42 अपॉन 39, और 180 माइनस थीटा करूंगा तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? थीटा P1 के बराबर आ जाएगा। सही है, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। मुझे ये बताओ tan इनवर्स 42 अपॉन 39 कितना होता है? 47.121। 47.121। अब इस 47 में से 180 को, मतलब 180 में से ये माइनस कर दो तो थीटा P1 कितना आ रहा है?
132.879. 132.879. So let this 132 is equals to 132.88. सर ये गिवन है ठीक 42 है, और 39, ये किस तरह है? हाँ ये गिवन है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक और से देखो, ये 1 पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये एक मैंने वर्टिकल लाइन खींची है फॉर माय सिंप्लिसिटी। अब मुझे ये पता है ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ पे बैठा हुआ है, ये बैठा है -40 और -42 पर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेपरेशन आ गई वो कितनी आ गई, 42 आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मुझे ये पॉइंट पता है, मुझे ये पॉइंट पता है, तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। सही सर। तो इस वजह से थीटा P1 पता लग गया, इसी तरीके से थीटा P2 भी मालूम करेंगे। तो थीटा P2 किसके बराबर होगा, अच्छा ये तीसरा मैंने कुछ चीज मिस तो नहीं कर दी, ये चौथा पेज है, मैंने 5वां लिख दिया, ये चौथा है और इसके बाद वाला जो है वो है 5वां। तो जनाब ये है 5वां। एक और ट्राइंगल बनाते हैं, इस ट्राइंगल को यहाँ से शुरू हो रहा है -42 -2, ये कितना आ रहा होगा मेरे पास 42, और ये एंगल कुछ ऐसे बन रहा होगा, मुझे थीटा P2 मालूम करना है। सो थीटा P2 किसके बराबर होगा, थीटा P2 बराबर होगा 180 माइनस tan इनवर्स 42/38, बताना कितना होगा। 132.138. 138, so let this 132.14, 3.138. इसको भी थोड़ा सा मैंने राउंड ऑफ कर दिया, सही। अब अगेन हमें पता है कि भाई थीटा P1 प्लस थीटा P2 माइनस थीटा Z इक्वल टू 180 डिग्री। सो भाई 132.88 प्लस की साइन 132.4 माइनस थीटा Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस करके जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, थीटा Z कितना आ रहा है, कुछ ये आ रहा होगा, ऐसा ही है 85 point. जी सर, 28. ठीक, 28 आ रहा है, चलो 85 तो आ रहा है ना। सो 85 इज समथिंग दैट हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है 85 आ रहा है। अब थीटा Z पता लग गया, प्रॉब्लम वही आ जाती है कि अभी जो A है वो हमें फाइंड आउट नहीं हुआ है। अगर मैं गौर से देखूं तो कुछ ये मेरे पास वो डिजायर था, यहाँ से मैंने एक बनाया था और एक कहा था कि जो जीरो बैठा है वो कोई यहाँ बैठा हुआ है, और ये जो पॉइंट है वर्टिकल वाला ये कोई मेरे पास 40 है, कितना है 40 है। ये है एक पॉइंट मेरे पास A, जिसमें से ये वाला जो एंगल आ रहा था वो क्या रहा था, थीटा Z आ रहा था, ठीक है जनाब, ऐसा ही था ना। यस सर। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, नहीं यहाँ से सर, लेके यहाँ तक का ये हमें डिस्टेंस पता नहीं नहीं पता, है। ये नहीं पता ना हमें, लेकिन ये तो पता है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 42 के बराबर था। अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता था, सो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। सर तो आप एंगल को यूज करते हो परपेंडिकुलर से वो निकाल लेना इसकी बेस। तो वही तो करने वाला था, वही तो करने वाला था मैं, वही तो करने वाला था। अब करते क्या है कि हमें पता है कि भाई कहाँ पे, एक मिनट तो हाँ 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 हाँ, ठीक है जनाब, ठीक है चलें जी।
हमें ये पता है कि भाई ये हमें वर्टिकल डिस्टेंस पता है, ये हमें नहीं पता, तो दिस इज माई वाई, दिस इज माई एक्स, ठीक है। सो वाई कितना है 42 है, एक्स पता नहीं है कितना है। सो हम करते क्या है कि टेन थीटा बराबर किसके होता है भाई, वाई ओवर एक्स के। दिस टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये पता है तो एक्स मालूम करते हैं। सो एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 42 अपॉन 10 85, ये 1085 है, ये यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, बल्कि छोड़ो इस पूरे को काट रहा हूँ, नई सिरे से नीचे लिख देता हूँ। सो भाई tan थीटा वाज इक्वल्स टू y ओवर x, और अगर x मालूम करना है तो x बराबर होगा 42 अपॉन 10 85.007। x की वैल्यू बताना कितनी आ रही है। 3.669 कितनी आ रही है 3.669 3.669। सो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है ना, यानी कि 3.669, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के दरमियान की जो सेपरेशन है वो कितनी है 3.669। अगर 40 से स्टार्ट कर रहा है, इतनी बीच की इनकी सेपरेशन है, तो ए कहाँ पर होगा, ये होगा 43.669, ठीक है, माइनस का। 40 माइनस होगा 40 प्लस होगा, माइनस देखो नहीं होगा। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस जो होता है ना कैन नेवर बी नेगेटिव, बट ए इज इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ 43.669। दैट मींस इफ यू एस प्लस जो ए होगा ना वो होगा एस प्लस 43.669, सही है। जब इक्वल टू जीरो करोगे तो वो इसके बराबर होगा। समझ में आया कुछ। जी जी सर आता है। आप समझ में आया। देखो इसके अंदर सारा जो तरीकाकार होता है ना वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी आपकी अच्छी होगी उतना आपको ये डिस्टेंसेस वगैरह समझ में आएगा। अब जैसे कि हमें s प्लस ए तो पता लग गया कि s प्लस ए बराबर है s प्लस 43.669। सही है भाई। अब हम लोग मालूम करेंगे के, ये पता लग गया, s प्लस ए पता लग गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे के, यानी कि अब जो भी हमारे पास जतन होंगे ना, अब हम वो के लिए मालूम करेंगे। सो मैं पेजेस निकालूं, एक मिनट। सो 5, ये हो जाएगा मेरे पास 6, इसमें पेज नंबर 6, और मैं थोड़ी सी आता हूँ। सो भाई अब के की बात करते हैं। तो सिस्टम का जो गेन होता है ना, यानी कि के जो होता है ना, के की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है प्रोडक्ट, यानी कि ये के नहीं है, ये बेसिकली ओवरऑल गेन है। ये ओवरऑल गेन जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल वेक्टर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेक्टर। वेक्टर से क्या मुराद है, बेसिकली
ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था और ये कुछ ऐसा था, यानी कि जो जीरो था वो यहाँ पे था, पोल जो था वो यहाँ पे था, -2 -1, और ये कहाँ था, -43.669, यानी कि 43.7 पे है ये, छोड़ो 43.7। ये कुछ था डिजायर, ठीक है। अब इस डिजायर के साथ मैंने क्या कहा था कि एक लाइन खींच दो, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन आ रही होगी। बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये कहलाती है हमारे पास वेक्टर कहलाता है। अब ये वाला जो है ये एक पोल वेक्टर है, ये भी क्या है, एक पोल वेक्टर, और ये क्या है, एक जीरो वेक्टर है। यहाँ तक सर ये बात क्लियर 40 हुई। आ गया। 40 मैंने इमेजिनरी बनाया था, 40 मैंने इमेजिनरी बनाया था फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ माय टास्क। अच्छा सही है, क्योंकि अगर मैं 40 नहीं लेता तो जितने भी ट्रायंगल बनते वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनते। अब राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना आसान होता है एज कंपेयर टू आइसोसेलेस या स्केलिन ट्रायंगल के। सही। अच्छा, एक 2 मिनट देना, मैं जरा एक काम से 5 मिनट के लिए मैं ब्रेक लो, 5 मिनट के बाद आओ यहाँ पर, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि अभी बहुत सारी कैलकुलेशंस वगैरह बाकी और भी हैं। सो 5 नहीं बल्कि 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, मौजूद हूँ यहाँ पर। हमजला यासीन, जुहेब अली खान। जी सर। अच्छा यार, हाँ तो ब्रेक तो हो गया, काफी लंबा ब्रेक हो गया, तो खैर सर ये स्टार्ट करते सेशन हैं। कब तक चलेगा सर? अभी 4 बजे तक हमें इंस्टीट्यूट जाना है। 4 बजे इंस्टीट्यूट जाना है, तो थोड़ी देर और है, उसके बाद खत्म। एक कल ऑनलाइन ठीक है कल भी सर। रखेंगे, तो सारी चीजें ये है कि फिर वो वक्तन फवक्तन हम खत्म कर देंगे। अच्छा जी, सो अभी हम लोग कहाँ पे थे? वी वर ऑन दी ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। तो मैंने पोल वेक्टर और जीरो वेक्टर ये आपको समझा दिया था, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना होगा क्या, अब ओवरऑल गेन जो होता है ना सिस्टम का, अगर हम सिस्टम के गेन की बात करें, सो मैं अभी आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम बनाने वाला हूँ। सो उस ब्लॉक डायग्राम को देखते हुए मुझे बताइएगा सिस्टम का गेन क्या होगा। सो ये एक पीआईडी का ब्लॉक था। एक अदद हमारे पास, यार ये पेन क्यों काम नहीं कर रहा? चले जी, पेन ही खत्म हो गया, वापसी आ जाते हैं। सो एक ब्लॉक हमारे पास कुछ इस तरीके से था, एक ब्लॉक कुछ इस तरीके से था, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा था, एक फीडबैक आ रहा था। ऐसा ही है जोएब भाई? जी सर। तो सिस्टम के अंदर ये जो था वो पीआईडी था, और पीआईडी का ट्रांसफर फंक्शन क्या था, एस प्लस ए एस प्लस बी ओवर एस। ये हमारे पास क्या है, पीआईडी। सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या था भाई, दैट वाज 10 एस प्लस 1 एस प्लस 2, ऐसा ही था। सिस्टम का जो गेन होता है ना, अब देखो ये जीरो, ये जीरो, ये पोल, ये पोल, ये पोल, इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं हमारे पास वो सारी की सारी क्या है, वो सिस्टम का गेन है। तो बचा कौन, एक अदद हमारे पास ये बचा, एक अदद हमारे पास ये बचा। सो ओवरऑल गेन जो होगा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। वो बराबर हो जाएगा 10 के। ठीक है भाई। अब हमारे पास ओवरऑल गेन का फॉर्मूला क्या था भाई, 10 के बराबर हो रहा था किसके किसके, तमाम जितने भी प्रोडक्ट हैं पोल वेक्टर के। अब लेट सपोज अगर मेरे पास ये कोई पोल वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस पोल वेक्टर को मैं क्या कह देता हूँ P1, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कह देता हूँ P2, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कह देता हूँ Z1। सो प्रोडक्ट ऑफ पोल वेक्टर कितने हैं, P1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, P2 के साथ, डिवाइड किससे हो जाएगा, Z2 के साथ, Z1 के साथ। सो कुछ इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं P1 P2 Z1 ये है क्या। सो 10 के होगा ना। हाँ सॉरी 10 के, सॉरी, अब ठीक है।
चले जी, गौर से देखते हैं। तो मेरे पास कुछ ये इस तरीके से बन रहे थे। ठीक है जनाब, ये है -1, -2 और ये कितना है माइनस का 43.7। ऐसे ही था भाई। इज इट विजिबल टू यू गाइस? और इसके Yes, अंदर sir. हमने एक इमेजिनरी बना दी जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्या था 40 था। ये डॉटेड लाइन जो होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रेफरेंस वी ड्रॉ दिस काइंड ऑफ लाइन। मुझे Z1 मालूम करना है। Z1 किसके बराबर होगा? मुझे ये बताओ। ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम। एग्जैक्टली। तो भाई Z1 किसके बराबर होगा? Z1 का स्क्वायर इज इक्वल्स स्क्वायर टू बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है? 3.7 3.7 प्लस की साइन प्रेप कितना है हमारे पास 42, 42। क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 42, 42 का स्क्वायर। और या तो फिर आप इसको अंडर रूट ले लो। तो Z1 किसके बराबर हुआ भाई? 3.7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर अंडर रूट, बताना। 42.16. 42.16 42.16। तो ये क्या आ गया? Z1 आ गया। इसी तरीके से दिस इज माय पेज नंबर 7। तो पेज नंबर 7 के अंदर ये आ जाएगा मेरे पास P1। P1 की अगर हम बात करें सो P1 है क्या बेसिकली ये और ये। सो ये कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है जो -1 -40 और यहाँ से लेके 42 और ये कुछ इस तरीके से। दिस इज माय P1। सो P1 बताना कितना होगा? अंडर रूट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है? 39 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। ऐसा ही है। तो P1 कितना आ रहा होगा? ये कुछ आएगा 57.31। अब P2 की बात करते हैं। सो P2 किसके बराबर होगा? 38 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर अंडर। इसकी वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी 56.63। राइट। सो तीनों चीजें आ गई। अब हम लोगों ने उस फॉर्मूले में पुट कर देना है भाई। 10 के मल्टीप्लाई बाय 57.31 56.63 डिवाइडेड बाय Z कितना था हमारे पास? Z was 42.16। ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको यहाँ ले जाते हैं। सो ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 7.69. So it's almost K is equals to 7.7। K भी जी लग गया पता। S प्लस यानी कि इस PID का जो ट्रांसफर फंक्शन था S प्लस A कितना था 43.7। K कितना आ गया 7.7। S प्लस B बाकी है बस हमारे पास ये B। अब ये जो चीज है ना ये समझो ऑलमोस्ट तमाम चीजें पता लग गई लेकिन ये B बाकी है आपका बस। अब ये B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो जनाब B की जो वैल्यू होती है ना, यानी कि मैं यहाँ पे एक पोस्टुलेट लिखने वाला हूँ। सो S प्लस B इज ए जीरो। ये एक जीरो है। चूज जीरो या वैल्यू ऑफ जीरो सच दैट it can cancel the effect produced by pole at the origin
और near the origin। ठीक है जनाब। अब इस पोस्टुलेट का मतलब ये है कि s प्लस बी एक जीरो है और इसकी वैल्यू इस तरीके से चूज करनी होती that it has to cancel the effect produced by the pole that is near to origin or pole at the origin। जनरली इसकी जो b की जो वैल्यू होती है ना, वो हम लोग b की जो वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं और -1 तक लेके जाते हैं, यानी कि 0 टू -1। अब इसके दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब इन इनफाइनाइट नंबर्स के अंदर से आप कोई सी भी वैल्यू सपोज कर सकते हो। लाइक हम b को -1 भी ले सकते हैं, हम b को -0.8 भी ले सकते हैं, हम b को 0.1 भी ले सकते हैं और b को 0.001 भी ले सकते हैं। तो इट्स अप टू अस। ठीक है। ज्यादातर जो इसकी वैल्यू चूज की जाती है ना, वो 0.1 के करीब तरीन चूज की जाती है कि 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, यानी कि 0.3, 0.2, 0.1। इसके अंदर एक और चीज भी होती है। बाज औकात बहुत से लोग जो कहते हैं ना, अब लेट सपोज हमारे पास ओरिजिन से सबसे करीब तरीन पोल कौन सा है अभी फॉर दिस सिनेरियो? -1। सो जो ओरिजिन से पोल जितना करीब होगा ना, जीरो की जो वैल्यू ऐसी चूज करो, s प्लस बी की वैल्यू choose value such that ten times lesser than डोमिनेंट पोल। सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है? -1 है, तो 10 गुना कम वाली हम वैल्यू सपोज करते हैं। सो अगर 1 है, इसका माइनस का 0.1, तो यानी कि b जो होगा हमारे पास s, यानी कि b की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके? -0.1 की। ये जनरली इस तरह की क्या समझो प्रैक्टिस है जो कि नॉर्मली जो इंजीनियर्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। सर अगर पोल तो की भाई वैल्यू 10 से बड़ी होगी फिर क्या करेंगे? डोमिनेंट पोल की, अब लेट सपोज तुम्हारे पास कुछ सिस्टम ऐसे आ जाता है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये कोई -10 पे बैठा हुआ है, ये कोई -12 पे बैठा हुआ है। अब इस सूरत के अंदर सबसे डोमिनेंट पोल कौन सा है इस पूरे सिस्टम के लिए? ये वाला। तो अब मुझे जो बी की वैल्यू पुट करनी होगी तो वो एक जीरो पुट करना सर होगा आपने कहा कहाँ था पर? 0 से लेके 1 के दरमियान होनी चाहिए ना, और हाँ अगर ये तो 10 नहीं हो, 10 की जगह 12 हो तो 1.2 बनेगा फिर तो। 10 गुना नहीं, तो अगर ये 10 पे होता तो ये होता। लेकिन जितना हमारे पास क्या कहते हैं सिस्टम ओरिजिन से जितना दूर हो जाएगा, इसका जो इफेक्ट होगा ना सिस्टम के अंदर उतना कम होगा। हमेशा जो डोमिनेंट पोल होता है ना वो 1 2 3 इससे ज्यादा कम नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं होता। अब इसका जब इफेक्ट, जब आप टाइम डोमेन में इसका जब इफेक्ट एनालाइज करोगे ना, इस -10 की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो बहुत कम आएगा। ठीक है। ओके। तो भाई ए भी पता लग गया, बी भी पता लग गया। सो पी आई डी का जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था वो अब क्या बना? 7.7 s is plus 43.7 s plus 1 0.1 upon s। so this is the PID जो आपको पता लग गया, राइट? ऑल क्लियर? ओके। अब आ जाता है लैब टास्क। इस लैब टास्क के अंदर आपने करना ये होगा, ये आपके पास है ट्रांसफर फंक्शन s plus 8, s plus 3, s plus 7, नहीं s plus 6, s plus 10। ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। इसके लिए आपने पीआईडी डिजाइन करना है। कंडीशन जो है आपके पास वो है ts इज इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड्स। ओवरशूट जो है आपके पास OS परसेंटेज जो है वो आपके पास 10% तक है।
और स्टेडी स्टेट एरर जो है ना वो इसके अंदर होना चाहिए 0। आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन के बाद इसका अरे रिस्पॉन्स थोड़ा आपने क्या करना होगा, वो सेंड करना होगा। जी थोड़ा सा ऊपर करिएगा ये अपना पेपर। हाँ, आप सही है। जी सर। सर एक बात बताएं, इसके अंदर जैसे हमारे पास जीरो आ गया, पहले जीरो नहीं था हमारे पास, तो हाँ, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। सेम तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन पहले वाले में जो थीटा जी की जो वैल्यू एस प्लस ए आ रही थी ना, उसके साथ ये एस प्लस एट वाली भी वैल्यू ऐड होगी। सर दोबारा बताएं, यानी समझ कि नहीं आई। मैं दोबारा ये बताता हूँ, जैसे कि ये था ना भाई, यहाँ पे थीटा जी एक ही आ रहा था ना। अब इस थीटा जी के साथ एक तो थीटा जी वो आ जाएगा ए वाला, यानी कि थीटा जी ए ये भी होगा, जो कि ए की वजह से ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक एस प्लस एट से जो थीटा जी होगा ना वो भी आएगा। सही है, वो एडिशन होगा, यानी कि वो इसके लिए जो इक्वेशन होगी ना, मतलब फॉर दिस ट्रांसफर फंक्शन, इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास जो जो इक्वेशन बनेगी ना वो कुछ इस तरीके से होगी, थीटा जी वाली। वो ये होगी कि भाई इसमें कितने पोल्स हैं हमारे पास इसके अंदर, 3। 3 है। तो ये हो जाएगा थीटा पी वन प्लस थीटा पी टू प्लस थीटा पी थ्री माइनस की साइन थीटा जी वन प्लस की साइन थीटा जी टू कह दूं या जी ए कह दूं। बेसिकली ये वो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम थीटा मालूम करेंगे वो होगा, और 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी ये चेंजिंग होगी। जस्ट फॉलो द रूल्स सर ये एंड माइनस रेगुलेशंस। प्लस की गलत नहीं लगा दिया आपने कि जी ए के साथ अब माइनस आएगा? अच्छा अब ठीक है, मतलब होल में माइनस होगा। ओके। सही। सिग्मा पी 0.5% और इक्वल टू 0.10% में दो चीजें क्या हैं? 0.5%, 0.10 में अभी भी सवाल मुझे समझ में नहीं आया, सर बस ये यही आपने समझ में आया। जो लैब टास्क दिखाया आपने इसमें ये 0.5% इज इक्वल टू 10%, क्या चीज है? ओवरशूट। 0.5 नहीं है, ये ओवरशूट्स हैं, ये ओवरशूट्स हैं, 10% सर ये ओवरशूट्स हैं इसके 0 और अंदर। 5 लग रहा है।
मेरे ख्याल से मेरी लाइट चली गई, वो मोबाइल की क्या कहते हैं, बैटरी ख़त्म हो गई है, सो जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, किसी को कोई और सवाल है तो पूछो। किसी का कोई और सवाल है तो पूछे भाई। सर वो पेपर दोबारा दिखा दें। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ना कि मेरी जो वो है, क्या कहना चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन वो बंद हो गई है। खैर मोबाइल मेरा फुली डिस्चार्ज हो चुका है तो सर बंद हो अच्छा गया है। वो एरर की वैल्यू बता दो हमें क्या लिखिए। हाँ, एरर की वैल्यू वो मैं बता देता हूँ। सो मेरी अभी स्क्रीन बताइएगा, शेयर हो रही है आपके साथ? हाँ सर। अब देखो। सही है सर। सही है। अब इसके अंदर आप क्या कह रहे थे कि ये गौर से देखो, ये जो है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसको मैं हाईलाइट तो नहीं कर सकता। खैर इसमें आप देख सकते हो, ये S+8, S+3, S+6, S+10, ये है आपका लैब टास्क। ठीक है, जिसमें TS है 0.3 सेकंड, परसेंटेज ओवरशूट 10%, और स्टेडी स्टेट एरर जो है ना, इसमें वो 0 होना चाहिए। तो सही है। किसी कोई और सवाल? सर ये लैब आपको कितना सबमिट करानी है वो तो बता दें। ये भाई फिलहाल ये वाली जो लैब है ना, आज रात को हाथ के साथ सॉल्व करो, क्योंकि ताकि कल आए ना, तो कल मतलब सारी लैब्स तो मुझे चाहिए होंगी जुमेरात को। अगर खैर कोशिश सर करते हैं आपको जुमेरात मतलब तक जुमरात को सारी हैंड रिटन सारी लैब चाहिए? जी हाँ। सर जुमरात तो परसों है। हाँ जी, जुमेरात परसों तो है, क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग शायद सुनने में यही आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज ऑफ हो जाएं 11 तारीख से। सर थोड़ा टाइम बढ़ा दें, अगले हफ्ते तक कर टाइम दें। तो बढ़ाएं सर, सबमिशन का टाइम होता है सर, हर वीक हाँ का एक लैब का सर टाइम आप होता है। इस या सर आप वीक का रख लें कि हम आपको सैटरडे संडे तक दे दें, क्योंकि सर ये क्योंकि अच्छा, बहुत सर पहले सारी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुनो 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 शेर मंसूर, तुम्हारी एक तो आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर कोशिश करो, कल तक जितने हो सकते उतने तो करो। कल हम लोग और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी क्योंकि की मैनेजमेंट्स की तरफ से भी कोई ऐसा अच्छा सच डिसीजन नहीं आया है, तो वो आ जाए। फिलहाल अभी तो लग तो जाओ काम पर कि ये काम करना है अभी। सर और वो तो सर वो जो स्कूल आएंगे, लेकिन सर सारे टीचर्स भी जाग गए हैं, सबने 3-3 4-4 असाइनमेंट भेज दिए बना के अरे इस तो हफ्ते तभी की। तो कह रहा हूँ मैं, तभी तो कह रहा हूँ, पहले स्टार्ट तो करो, फिर देखते तो हैं कि सर क्या कर ये सकते हैं। तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सर वो जो जो 3 4 5 की जो चीजें रिमेनिंग थी वो फिर। तो वो बताओ बताओ। लैब नंबर 3 पर आ जाओ। लैब नंबर 3 थी, लैब नंबर 2 थी वो? हाँ सर वो 3 थीसिस पूछो। की कैलकुलेशन है, लेकिन उसका काम बाकी कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा। वो समझ में नहीं आ रहा। लैब नंबर 2 तो तुम लोगों ने कर ली थी, और सर क्या 2 तक 3 के तो है, अंदर? 3 हाँ, हाँ 2 थ्री तक तो है। थ्री जो थी, चलो 3 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो जनाब, मैं करता ये हूँ, मैं अपना, मैं एक मिनट देखो, रुको, मैं जरा माउस ले आऊँ। जी जनाब। हाँ जी, तो पूछें, क्या पूछना है लैब नंबर 3 के हवाले से?
मौजूद हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ पर सर हमने ना उस दिन कैलकुलेशंस निकाली थी, लेकिन लैब मैनुअल्स में हम लोगों को ग्राफ और ट्रांसफर फंक्शन पता नहीं क्या क्या निकालने के लिए हाँ बताया हाँ था। हाँ हाँ हाँ। सर वो तो ग्राफ लैब के अच्छे अंदर से मैं प्लॉट बता करना। देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ के क्या आ रहा था हमारे पास। मैंने आप लोगों को एक के लिखवाया था जो कि क्या था, एक गेन था, दैट वाज के, जो कि बराबर था हमारे पास, ये अगर मैं कहूँ इनपुट है डिवाइड, सॉरी इनपुट है, तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, कुछ इस तरीके से था हमारे पास। ठीक है भाई। तो मुझे ये बताओ आउटपुट कितना आ रहा था, इनपुट कितना आ रहा था, ये वैल्यूज पता है? जी सर, सर आउटपुट था एक मिनट 26 वोल्ट्स। कितना आ रहा था? 26 वोल्ट्स 26 आ रहा था? नहीं, ये हो ही नहीं सकता आउटपुट। सर, यही है लिखा हुआ। नहीं 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 नहीं, वो जो था वो एक तरह का फिल्टर था। सो कोई और है मेरे ख्याल से, कोई दूसरे किसी और के पास रीडिंग है? ये रीडिंग तो नहीं थी। सर एक 11.2 11.2 आउटपुट है, और इनपुट कितना है? 13.2। हाँ, ये हो सकता है, तो सर ये हो दोनों थी, सकता है। दोनों रीडिंग लिखी हुई हैं। सो आउटपुट कितना था भाई, कितना था? 10 11.2 11 11.2 डिवाइड करो इनपुट से, इनपुट कितना था? 13.2। 13.2। सो ये 13.2 क्या आ रहा है हमारे पास? 11 और 13 डिवाइड करो, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 0.84. 0.84। अच्छा, सो भाई आपके पास जो के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.84। ठीक है जी, ये हो गया। एक मिनट रुकना। अच्छा जी, के की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास टॉ कितना आ रहा था? टॉ याद है किसी को? सर 5 तो आ रहा था 400 मिली सेकेंड्स। 400 मिली सेकेंड्स। तो भाई 5 5 टॉ। टॉ आ रहा था 400 मिली सेकेंड्स। तो इसका मतलब है 0.4 था 5 टॉ। ठीक है, कितना था? 5 टॉ। तो ये मार्कर क्यों नहीं आ रहा, ड्रॉ क्यों नहीं हो रहे? हाँ, सो 5 टॉ था। तो भाई आपने क्या लिखना होगा? 5 टॉ किसके बराबर है? 0.4 के। ठीक है, सो मुझे बताओ 0.4 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा था? ये जो आएगा वो टॉ आएगा। पता है 0.4 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? 0.08. 0.08। सो नाउ द ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, CLTF, वो किसके बराबर हो रहा होगा हमारे पास? वो बराबर हो रहा होगा K अपॉन टॉ S प्लस 1। ठीक है, ये था ट्रांसफर फंक्शन। सो K की वैल्यू 0.84 और टॉ की वैल्यू कितनी आ रही है? इतनी आ रही है। सो भाई सो K कितना आ रहा था? 0.84। तो ये आ गया 84 0 पॉइंट। उसके बाद टॉ कितना आ रहा था? टॉ बताइएगा। 0.08. 0.08। ये जो आ रहा है वो आपके पास, ये S प्लस 1 है, सॉरी 0.08 S प्लस 1। ठीक है भाई, ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अब ये जो आ रहा है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है?
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें मालूम करना है OLTF, ओपन लूप, OLTF हमें मालूम करना है। OLTF बराबर होता है G ऑफ S के। G ऑफ S के, ठीक है। अब G ऑफ S फाइंड आउट करना है, तो ये किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें पता है कि CLTF यानी कि ये पूरा जो ट्रांसफर फंक्शन आया है ये हमारे पास बराबर है G ऑफ S 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S। H ऑफ S जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि ये जो है 1 के बराबर है, ये इक्वेट हो रहा है इसके साथ। सो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये पूरी जो चीज़ होगी वो बराबर हो जाएगी इसके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा ना वो कैलकुलेशन से शो करके बताना होगा, यानी कि G ऑफ S आ क्या रहा है। तो G ऑफ S जो आ रहा होगा वो कुछ आ रहा होगा, इसका जो आ रहा होगा ना G ऑफ S वो आ रहा होगा 0.084 डिवाइडेड बाय 0.08 S प्लस की साइन 0.84 है, तो 6 84 16 यहाँ बच गया 16, ठीक है। 0.16 आ रहा होगा इसका आंसर, कुछ ये ट्रांसफर फंक्शन आ रहा होगा इसका, ठीक है। 0.84 अपॉन 0.08 S प्लस 0.16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये तो हो गया इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब आ जाती है बात किसकी, ये सेव तो रिकॉर्डिंग तो चल रही है, ये आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से आएगा कैलकुलेशन स्टेप्स सर वगैरह जो खुद। 0.16 लेकर आए ये बता देंगे पक्का? ये मुझे नहीं पता कैसे आया, ये मैंने तुक्का लगाया है, मतलब लेकिन मुझे ये मतलब पता है सर तुक्का मेरा सही है, ये मुझे पता है मेरा तुक्का सही है। ये आया किस तरीके से भाई, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई अच्छा करो, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन आपने जी G ऑफ ऑफ एस S आ कॉमन, हाँ तो इसका सही तकरीबन है कुछ सही है आंसर यही आएगा, सही है। सही ठीक है। अच्छा जी, सो ये तो हो गया लैब 3 वाला पार्ट। अब इसके अंदर सबमिशन क्या करवानी होगी आप लोगों ने, सबमिट करवाना होगा एक अदद इसकी कैलकुलेशन। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सबमिशन जो आपने करवानी होगी, आ रहा हूँ एक मिनट आया। सबमिशन जो आपने करवानी होगी वो करवानी होगी कैलकुलेशन, इसके अलावा आपको चाहिए होगी मैटलैब सिमुलेशन। मैटलैब सिमुलेशन के अंदर क्या शो करोगे, स्टेप रिस्पॉन्स, जिसके अंदर आप लोगों ने क्लोज लूप वाली नहीं करनी है, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने डायग्राम बनानी होगी, यानी कि जो इसके अंदर जो फ्लो डायग्राम बनेगी ना वो बनेगी कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास एक इनपुट हुआ, ये एक समर आ गया, ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया, आपने यहाँ इसका स्कोप आ जाएगा और यहाँ से इसका ये फीडबैक आ रहा होगा। तो बेसिकली इस जगह आपने जो रखना है वो ये वाली चीज रखनी होगी। सो इस तरह का आप लोगों ने मुझे मैटलैब रिस्पॉन्स और ये सारी चीजें सबमिट करवानी होगी, ठीक है। सर इसमें जो ये मतलब इसमें जो हम अलग अलग करेंगे मतलब कि 3 बने हुए हैं, तीन नहीं स्टेप बने हुए, एक ही टेम्पो बनेगा, एक ही और होगा, एक ही इम्पल्स है। होगा, एक ही होगा। स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे मैंने लिखा है ना, वो जो इम्पल्स होता है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, या तो चाहो तो आप तीनों लिख सकते हो, तीनों भी कर सकते हो। एक एक सिमुलेशन के अंदर आप तीनों चीजें कर सकते हो, और स्कोप पे एक स्कोप पे आप इसका रिजल्ट दिखा सकते हो, लेकिन मुझे जो चाहिए वो सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए मैटलैब का। सही है सर, और जो मैनुअल्स पे जो ग्राफ बने हुए फिर उनको छोड़ हाँ, देते हैं। अब मैनुअल्स पे जो ग्राफ बने हुए उसके बारे में बता देता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, ये सब मिटा रहा हूँ। अब मैटलैब के अंदर लिखा हुआ होगा कुछ ना कुछ ग्राफ। अब मुझे पता है कि बाई फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग स्टेप रिस्पॉन्स जो होता है उसमें कुछ ये स्टेप रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब इसका मैं कलर अगर चेंज करूं, सो ये मेरा आउटपुट आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। इसके अंदर एक इनपुट है मेरे पास, एक आउटपुट है, ठीक है। ये है मेरे पास आउटपुट वैल्यू जो कि यहाँ पर आके आ रही है अभी, सही है। इसके अंदर ये 1 है, इसको 1 ही रहने दो ये स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर। या तो आप इसको ये कर सकते हो कि ये जो भी वैल्यू आ रही थी, अब एक चीज और थी इस चीज के अंदर, पहले तो कंट्रोल Z करें, हाँ
हाँ जी, इनपुट कितना था मेरे पास, इनपुट बताना। 13.6 था शायद, 13.6। 13.2 था, ये 13.2 आ गया। आउटपुट कितना था मेरे पास, 11.2। तो ये कुछ तकरीबन ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा होगा, देयर विल बी अ सर्टेन स्टेडी स्टेट एरर। अब ये जो वैल्यू आ रही होगी वो डॉट डॉट के अंदर अगर मैं बताऊं तो ये कुछ आ रही होगी 11.2, ये आपने शो कर दिया यहाँ पर, सही है भाई। उसके बाद अब ये मुझे बताओ, यहाँ पर आके बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से कुछ ना कुछ एक टाइम आ रहा होगा, तो यहाँ से लेके जो टाइम हुआ होगा ना वो आप वहाँ लिख देंगे जो टॉ की वैल्यू आ रही होगी। 5 टॉ कितना आ रहा था, 400 मिली, सो यहाँ पे लिख दिया ये 400 एम सेकेंड। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो हो गया स्टेप रिस्पॉन्स का ग्राफ। उसके बाद आ जाता है इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर इम्पल्स रिस्पॉन्स का ग्राफ क्या होता है, मतलब ये सर यहाँ जो से आके एक्सिस जो पे ड्रॉ बिल्कुल, करना है, सर एक मिनट हाँ सुने। सर ये जो आपने एक्सिस पे ड्रॉ करा है वो आपने टॉप वाली चीज करी है, और वाई पे आपने सिर्फ आउटपुट किया है। हाँ वाई पे मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों शो किया है। ये दो कलर है ना वो इसी चीज को शो कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। इसकी कुछ भी वैल्यूज आप लिख सकते हो। अब ये यहाँ पर आके सेटल हो रहा है, लाजमी सी बात है कि यहाँ से डाई आउट हो रहा है और एक जगह पर आके बिल्कुल जीरो हो रहा है। जिस पॉइंट पे जीरो होगा वो भी कितना होगा, 400 मिली सेकेंड। इसके बाद एक ग्राफ और होता है जो कि रैंप रिस्पॉन्स आता है। रैंप रिस्पॉन्स ऐसा था तो आपका जो ग्राफ आ रहा था वो कुछ ऐसा आ रहा था। इसके अंदर ये वोल्टेज लिख देना भाई, ये आप यहाँ पे क्या लिख देना, ये आप यहाँ पर टाइम लिख देना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना इस रैंप रिस्पॉन्स के अंदर। और ये इंडिकेट कर देना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बीच में गैप आ रहा है दैट इज माय एरर। ठीक है, समझ में सर आ एक गई चीज चीजें। बता दें, इम्पल्स में वाई पे कुछ नहीं लिखना। हाँ, क्या लिखोगे क्या यहाँ पे, वोल्टेज की बस लिख दो बस, और कुछ नहीं लिखोगे वोल्टेज। यहाँ अगर किसी ने कुछ वोल्टेज लिखना भी है तो क्या लिखे, पता ही नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पे कि भाई ये कोई मेरे पास वोल्टेज आ रहा था, अप डाउन हो रहा था, तो ये इनपुट था, तो इसकी वैल्यू लिख दो 5 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिग्नल था हम लोगों ने ये टीटीएल पे चेक किया था और टीटीएल 5 वोल्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज माय 5 राइट। और बोलो, इसके अंदर हम लोगों ने ट्रायंगुलर वेव ली थी तो इसका हमें कुछ नहीं पता, तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। सर आप 4 का भी बता दें। 4 का अभी तो नहीं, खैर अभी मुझे एक दूसरी क्लास में जाना है, तो 4 का मैं ये कि कल बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी ये तो करो। तो ये तीनों ग्राफ बिल्कुल एज इट इज बनाने हैं। बिल्कुल एज इट इज। चले जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो खैर अगर किसी का कोई और सवाल है तो थोड़ी देर बाद पूछ लेना, अभी मुझे कई काम से जाना है, तो ग्रुप पे मुझसे पूछ लेना, मैं ग्रुप पे समझा दूंगा। बाकी ये कि वीडियो अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है भाई, तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।